गीत जिन्हें हम गुनगुनाते हैं, गुनगुनी धूप में, चांदनी रात में, तन्हाई में, मस्ती में, मीठी यादों के साथ गीतों का सफर, जानी मानी हस्तियों के साथ गा मेरे मन गा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। पत्रकार राजेश बादल से इन दिनों हम बातचीत कर रहे हैं प्रोग्राम गा मेरे मनगा में, और मैं हूं आपके साथ राजश्री। राजेश जी, साहित्य में भी आपकी रुचि है, ऐसा पढ़ा है मैंने आपके बारे में। तो आप क्या लिखते हैं, कहानी, कविताएं, और आप किस लेखक से प्रभावित रहे हैं या कवि से? मेरा जो परिवेश था वो पढ़ने लिखने वाला था जी, माता पिता दोनों अध्यापक थे। हाँ। और किताबें काफ़ी मिलती थी, उपन्यास काफ़ी मिलते थे पढ़ने को। तो मेरा ख्याल है कि स्कूल में 10वीं या 11वीं में रहा होऊंगा, तो तब तक तो मैंने वृंदावन लाल वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, इन सबको मैंने पढ़ लिया था। डॉक्टर धर्मवीर भारती, तो निर्मल वर्मा, ये पढ़ता रहा, शौक तो था। और अगर ये मेरे डीएनए में था तो कहीं ना कहीं जाहिर है फिर वो लिखने में भी आया। तो कविताएं भी कुछ लिखी हैं, लेकिन वो उस तरह का नहीं है कि मैंने कोई उसकी सार्वजनिक आर्टिकल्स तो मैंने लिखे हैं क्योंकि वो मेरा पेशा था, तो वो छपे हैं, पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं। लेकिन कविताएं मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भाव को व्यक्त करने के लिए अपने पास रखी हैं। ये कविता सुनाएंगे हमें अभी? तो याद है आपको? नहीं, मैं सुना सकता हूँ। इन दिनों जो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा टेलीविजन पर एक सीरीज होती है जिसमें मैं अपने मतलब पूर्वजों, साहित्य के, अभिनय के, फिल्म के, इन पर 1-1 घंटे की फिल्म करता हूँ। तो अभी दिनकर पर ये चल रहा है, इससे पहले साहिर लुधियानवी पर, अमृता प्रीतम, नीरज, प्रदीप, इन सारे दिग्गजों को जब मैं पढ़ता हूँ और जब मैंने रिसर्च किया तो एक मैंने जो समान रूप से पाया कि जो देश का विभाजन हुआ, बंटवारा जब हुआ, तो वो इन सभी के दिमागों पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन सबके लेखन को उन्होंने प्रभावित किया। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ बंटवारे पर और भी कुछ लगातार पढ़ना शुरू किया। जितना विभाजन पर जो साहित्य आया है वो पढ़ा। और बीते दिनों मैं आमतौर पर लंबी कविताएं लिखता हूं, तो एक नई कविता है, वो विभाजन पर ही है, लेकिन वो भी पूरी नहीं है, लेकिन एक हिस्सा मैं आपको सुना सकता हूं। उन दिनों सरहद नहीं थी, फासले होते थे दिलों में, रहते थे साल भर, होली और ईद के दिन मिट जाते थे फासले, गले मिलने के साथ हाथ में डाले हाथ। अब दिलों में फासले नहीं हैं, फिर भी हैं फासले। क्या बात है। कोई ईद और होली नहीं मिटाती, कांटों भरी बाढ़, तनी हुई संगीने, भिंचे हुए चेहरे, बूटों की धमक तले दोनों तरफ चेहरे छले। फासला कैसे मिटे, सदी के एक एक बरस की एक एक झुर्री अम्मी के चेहरे पर। नाती पोते वाली अम्मी तब थी भरपूर जवान, अब्बू को दे बैठी दिल। अब्बू अम्मी के 3 बच्चे आज भी रहते हैं सरहद पार। अम्मी का दिल बाढ़ के कांटों से छलनी छलनी, घने काले अंधेरे में बह जाता है खूनी सैलाब। गुजर जाती है ईद, मुहर्रम का मातम, दूल्हे का सेहरा, दुल्हन का गजरा, अफसोस। सरहद पार बच्चों की मां के बगैर बजती रही शहनाई। उस पार ही क्यों इस पार भी बजी, उस पार ही क्यों इस पार भी बजी थी शहनाई। चीर गई थी अम्मी को दिल का टुकड़ा सरहद पार, देह का टुकड़ा सरहद पार। उधर धड़कता है, इधर फर्ज निभता है। बच्चे तो यहां भी हैं अम्मी के, बच्चों का अब्बू भी है, मगर दिल के तार नहीं झंझनाते। ये फर्ज के बेटे, वो दिल के टुकड़े, फर्क किसे बताए, क्यों कर बताए। घुटती है अम्मी, पीटती है माथा सरहद के पत्थर पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना। तो आपने अपने इन रचनाओं को किताब के रूप में नहीं कभी सोचा कि इसका एक संकलन निकालूं या कुछ ऐसा? राजश्री, मैंने कहा कि मैंने लिखा तो जरूर है। कविताओं के मामले में यह है कि मैं अभी तक लिखा खुद ही, और या कभी बहुत ही जो करीबी दोस्त हैं तो उनके साथ कुछ सुनना सुनाना हो जाता है जी। हाँ, कहानियां छपी हैं जरूर, कुछ कहानियां आई हैं, अखबारों में आई हैं, पत्रिकाओं में आई हैं।
आपको हाँ। कभी गाने का शौक नहीं हुआ राजेश जी? मेरा ख्याल है कि अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो गायक होते? तो शायद मैं कुछ इस तरफ हाथ आजमाता, मैं कह नहीं लेकिन सकता। गुनगुनाते लेकिन तो? गांव में था। अगर देखिए, अगर आप गायक बनना चाहते हैं तो लंबा रियाज चाहिए। अब आदिवासी गांव में वहाँ कौन सिखाएगा। हमने तो कॉलेज में आने के बाद जाना कि शास्त्रीय संगीत की भी कोई शिक्षा होती है, तो तब तक तो पता ही नहीं था कुछ। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं ठीक ठाक सा शौक रखता हूँ गाने तो का। कौन सा गीत सुनेंगे? एक गजल है और भी लता की है, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए। हम आपकी पसंद के फिल्मी गाने तो सुन रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्में देखना कितना पसंद है आपको? फिल्में देखते थे? फिल्म तो जाहिर है कि उम्र के उस पड़ाव पे जब हम लोग पहुंचते हैं, किशोर होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, और मैं तो खास तौर पे उस समय कोई तीसरा माध्यम नहीं था ना मनोरंजन का। तो अगर रेडियो नहीं तो फिल्म, और देखा हुआ मेरा मानना है कि ज्यादा असर करता है। तो जो पर्दे पर हम लोग देखते थे तो उस समय तो बड़ा एक अजीब सा, मतलब मैं कभी कभी सोचता था कि 10वीं या 11वीं में कभी कभी विज्ञान के चमत्कार एक लेख लिखने को आता था, और बड़ा एक स्थायी विषय होता था निबंध लिखने के लिए, विज्ञान के चमत्कार। तो उस समय मैं लिखा करता था क्योंकि गांव में था,
सुना ही सुना था कि कोई दूरदर्शन होता है, या गांव में तो उस समय कुछ नहीं था ही नहीं। टेलीविजन जी। तो मैं अक्सर उस निबंध की शुरुआत ऐसे करता था कि इस समय तो हम लोग रेडियो पर आवाज सुनते हैं, जिसमें जो बोलता है उसकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है, लेकिन अभी इन दिनों दुनिया में कहीं एक ऐसा माध्यम भी आया है जिसमें जो बोलने वाला है वो दिखाई चेहरा भी देखते। तो आकर्षण था। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी, आपको याद है? कौन सी फिल्म देखी थी? पहली फिल्म अगर जब वो गांव तो से बाहर आए थे? मेरा ख्याल है मेरी माँ के साथ मैंने देखी थी, शायद भक्त प्रहलाद या अच्छा। संपूर्ण रामायण, जैसी कोई धार्मिक फिल्म थी। पहली फिल्म तो वही थी, क्योंकि बच्चों को तब अकेले जाने का अवसर नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया और छतरपुर में, तो कभी कभी फिर उसके बाद महीने में एक बार सिलसिला शुरू। चलिए एक गीत सुनते हैं। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा
अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। इस समय आप सुन रहे हैं पत्रकार राजेश बादल से हमारी बातचीत कार्यक्रम गा मेरे मन का में। आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हैं? अभिनेताओं में तो जी। मुझे संजीव कुमार बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद। कॉमेडियन एक देवेन वर्मा होते थे, तो देवेन वर्मा को बहुत मैं अच्छी पसंद होती करता थी उनकी कॉमेडी, उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत। जी जी। जॉनी वॉकर और महमूद भी होते थे, लेकिन मुझे देवेन वर्मा की जो कॉमेडी है वो हमेशा अच्छी लगती रही। फिल्म अभिनेत्रियों में वहीदा रहमान मेरी पसंद की हीरोइन है। कुछ एक फिल्मों में बस थोड़ा सा वो चमकी और उसके बाद मैं नहीं जानता क्यों वो दीप्ति नवल, एक चश्मे बद्दूर एक फिल्म आई थी, तो दीप्ति नवल को मैंने पसंद किया, लेकिन अफसोस उनकी ज्यादा फिल्में आई नहीं। तो पैरेलल सिनेमा में ज्यादा काम किया जी था जी जी। तो दीप्ति नवल हैं, जया भादुरी की भी कुछ एक फिल्में अच्छी लगती हैं, लेकिन वहीदा रहमान तो वहीदा रहमान है। और वैसे भी गाइड आपकी फेवरेट? हाँ बिल्कुल, गाइड है। देख लीजिए आप गुरुदत्त के साथ उनकी फिल्में देख लीजिए, कागज के बिल्कुल एक से एक बढ़कर है। नई फिल्में देखते हैं अभी या वक्त की बंदिश? वक्त की बंदिश तो है। सच्ची बताऊं तो अब जो संगीत होता है वो मुझे सिर दर्द होने लगता है, और इन दोनों जो साउंड सिस्टम सिनेमा घरों में होते हैं वो इतना जोर से हल्ला करते हैं, वो तो मुश्किल होती है। फिर भी बच्चे ले जाते हैं कभी कभी। अभी मैंने बच्चों के साथ देखी थी बीते दिनों में, एक तो मतलब 10 साल में 3 फिल्में देखी हैं। अच्छा, 10-12 साल में तो। हाँ 2000 में बच्चों के साथ देखी थी मैंने, एक जुरासिक पार्क देखी थी, उसके बाद कोई मिल गया, उसके बाद एक फिल्म और देखी थी ओ माय गॉड, और अभी पूना में देखी थी ऑल इज वेल। तो अच्छी थी, लेकिन आजकल के बच्चे समझदार हैं तो वो आग्रह तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि ये फिल्म हम सब लोग एक साथ देख सकते हैं। तो मेरी बेटी ने जिद की तो वो ले गई थी। मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है कि जब अच्छी फिल्म आएगी तो ये जिद करेंगे ही करेंगे, तो फिर ठीक है। मुझे क्यों आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते? एक सवाल ये कि पत्रकार होने के नाते आप प्रतिष्ठित प्रसिद्ध लोगों से, व्यक्तियों से बातचीत करते रहे होंगे, उनसे सवाल जवाब करते रहे होंगे पत्रकार होने के नाते। इस वक्त आप यानी पत्रकार वाली कुर्सी पर मैं हूँ और प्रसिद्ध व्यक्ति के कुर्सी पर आप हैं, तो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? आपसे कोई सवाल जवाब कर रहा है, हालांकि थोड़ा सा अटपटा लग रहा है और मुझे अभी लगता है कि मैं अभी आपसे सवाल करना शुरू कर दूं। और ये आप ठीक कह रही हैं कि जब वर्षों तक अब बीते, अगर मैं देखता हूं तो 77 में मैंने सबसे पहली बार जिन श्रीमती इंदिरा गांधी को इंटरव्यू किया था, मोरारजी देसाई को इंटरव्यू किया था, जगजीवन राम को इंटरव्यू किया था, हेमवती नंदन बहुगुणा को इंटरव्यू किया था। लोगों को ये जो लोग ये होते थे, संयोग तो क्या कभी दिल में कोई धड़कन, कोई भय, कभी कुछ नहीं होता था? क्यों नहीं होता था? हाँ, हम लोग एकदम नए थे। और मेरा ख्याल है कि मिसेस गांधी को जब मैंने पहली बार 77 के इंटरव्यू में जब किया था तब तो शायद दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी मेरी तो और वो अकेले 1-to-1 इंटरव्यू था, वो अखबार के लिए था। लेकिन वो चुनाव इतने चर्चित चुनाव थे, 77 के चुनाव, तो उसमें हमारी पीढ़ी के बहुत सारे लोगों को लेखन में या पत्रकारिता में वो चुनाव ले आया। तो शुरुआत में जब मिसेस गांधी को मैंने देखा पहली बार तो मैं एकदम दंग रह गया, मतलब मेरा बोल नहीं निकला। उन्होंने ही फिर मुझे टोका, हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो ऐसे देखा। फिर उसके बाद वहां से जो सफर शुरू किया, राजीव गांधी को मैंने कई बार इंटरव्यू किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंटरव्यू किया, आडवाणी जी को इंटरव्यू किया। अब ये होता है कि ये सब लोग इतने पढ़े लिखे और जानकार होते थे कि उनके साथ इंटरव्यू करने में मजा आता था। अब थोड़ा सा एक कष्टप्रद है
आजकल जो राजनेताओं की मौजूदा पीढ़ी है, अपने मानसिक स्तर को बनाए रखने के लिए पढ़ना लिखना उसकी आदत में नहीं शामिल है, अब छोड़ दिया है, तो मुश्किल होती है। मैं नहीं जानता कि वो खुद अपने उत्तरों पर कभी विवेचना करते हैं या नहीं, लेकिन मेरा आग्रह है कि करना चाहिए उनको। अब इसलिए मैंने खुद ही अब इंटरव्यू करने इस तरह से अपने आप को कम किया कि मजा नहीं आता। ईमानदारी की बात तो ये है। चलिए एक गीत सुनते हैं। एक सुधा मल्होत्रा ने साहिर साहब की एक नज्म गाई थी और इसमें सुधा मल्होत्रा ने ही उसका संगीत दिया था। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने बात की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। तुमको दुनिया के गमों दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। राजेश बादल से हमारे आगे की बातचीत सुनने के लिए कल भी हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे यानी राजश्री को इजाजत दीजिए। नमस्कार।